हेलो, वेलकम टू पाइनेट क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी आपका शुरुआत कर रहे हैं। ये लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स के तौर पे है। इस नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से मांग सकते हैं। आगे है जैव प्रक्रम। आपका चैप्टर का पहला नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमें सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जानना पड़ेगा, चूँकि जो सजीव काम करते हैं उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, और जो निर्जीव कार्य करते हैं उससे हम कोई क्रियात्मक मैकेनिकल वर्क कह सकते हैं। तो सजीव कौन कौन से कार्य करते हैं? जो जीने के लिए, जीवन प्रक्रम मतलब जीने के लिए जो किया गया काम होता है, जैसे पोषण जिससे वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, श्वसन जिससे वो पोषक तत्व में जो प्राप्त करते हैं उसे तोड़ते हैं, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय। स्वपोषण उसे बोलते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। इस पूरे अध्याय में हम लोग पहले पोषण की बात करेंगे, फिर श्वसन, फिर परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। ये सब की चरणबद्ध हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से जो याद करने के लिए है उसी हिसाब से ये तैयार किया गया है। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें कौन आते हैं? तो हरे पौधे आते हैं। और ये किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इसके लिए कौन कौन से चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं CO2, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल का, और जो उत्पाद बनाते हैं वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जलवाष्प बनाते हैं। वहीं अगर पोषण के दूसरे प्रकार की बात करें तो वो पोषण का दूसरा प्रकार क्या है? पोषण का विषम पोषण। विषम पोषण किसे कहते हैं? तो विषम पोषण हम उसे कहते हैं जिसमें वो अपना भोजन किसी और से प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोजीवी, जैसे कवक और जीवाणु। ये याद रखें, विषम पोषी के तौर पे मृत जो भी आते हैं, कवक, जीवाणु एक मृत जीवी है। वहीं परजीवी जो गोल, कृमि और जोक हैं। प्राणी संपोषण जो अमीबा और मनुष्य है। और मनुष्यों में पोषण विभिन्न चरणों में होता है। तो हम लोग मनुष्यों में पोषण के इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं। मनुष्य में पोषण मूल रूप से 5 चरणों में संपादित होता है। अंतःग्रहण, मुख के अंदर भोजन को डालना। पाचन में क्या होता है? भोजन जटिल कार्बनिक छोटे छोटे में टूट जाता है। अवशोषण जिसमें क्षुद्रांत क्या करते हैं? क्षुद्रांत के रसायनकों द्वारा या बड़ी आंत में जलों का अवशोषण होता है। और स्वांगीकरण, वो जो अवशोषित पोषक तत्व है वो कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। और जो भी अपशिष्ट बच जाते हैं वो बहिष्करण की क्रिया द्वारा बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो आपको अभिक्रिया दिया गया है ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा की मदद से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O का निर्माण करता है। आगे हम लोग पाचन में देखते हैं। आपको सबसे पहले तो पाचन तंत्र का फिगर पता होना चाहिए, और आप पहले से पढ़ चुके होंगे। NCERT बुक में हमने ये पढ़ाए हैं, तो आप उस चीज़ को पहले देख लें और लाइव क्लास के वीडियोज़ को देखें, तब ये आपको लास्ट टाइम वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाचन अंग कौन कौन से हैं? तो लार ग्रंथि जिससे एमाइलेज एंजाइम निकलती है। ये एंजाइम का मतलब एक रसायन, तो एमाइलेज एंजाइम निकलती है जो मंड का पाचन करती है। जठर ग्रंथि जो आमाशय में होती है, ये पेप्सिन, म्यूकस और HCl का स्रावन करती है। और ये जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूकस होता है जो आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। और HCl जो होता है वो माध्यम को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को मारने का काम करता है। वहीं यकृत की बात करें तो ये पीत रस स्रावित करता है और ये वसा को तोड़ता है तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है। वहीं अग्नाशय की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के हैं, ट्रिप्सन और लाइजम, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं और वसा का पाचन तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। वहीं छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत से आंतरस निकलती है जो भोजन का पूर्ण पाचन करती है। अब हम लोग दूसरे प्रकार के जैव प्रक्रम की बात करेंगे। आप उन सारी चीज़ों को देख चुके हैं, पहले भी एक पार्ट डाले थे। श्वसन क्या होता है? श्वसन अंगों की अगर बात करें तो पौधों में जो श्वसन अंग होता है वो रंध्र होता है जो पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा, और तथा बातरंध्र भी होते हैं जो पुराने तनों और जड़ों में पाए जाते हैं। वहीं जंतुओं में अगर देखें तो एक कोशिकीय में उसका तो पूरा का पूरा कोशिका ही विसरण विधि द्वारा, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव है जो कि श्वसन की क्रिया करती है। वहीं बहुकोशिकीय के देखें तो कीटों में श्वास नली और ट्रैकिया जो है, वहीं मछलियों में गिल्स है और मनुष्यों में फेफड़ा। ये श्वसन अंग हैं जिसकी मदद से क्या करते हैं? वो श्वसन करते हैं।
अगर हम श्वसन की प्रक्रिया पे विचार करें तो श्वसन प्रक्रिया में मूल रूप से ग्लूकोज जो 6 कार्बन अणु है वो कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 कार्बन अणु और ऊर्जा में टूट जाता है, मतलब यहाँ वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में खास तौर पे ये छोटे छोटे जीवों में ईस्ट में किण्वन विधि द्वारा उत्पादन का निर्माण करता है, मतलब श्वसन से होता है। और पेशीय कोशिकाओं में जैसे हम लोग में वो लैक्टिक अम्ल, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में भाग लेता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में या पेशीय कोशिकाओं में तो क्या बनता है, तो ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। वहीं पेशीय कोशिकाओं में देखें तो लैक्टिकल अम्ल और ऊर्जा बनता है। अगर ऊर्जा के रूप को देखें तो एटीपी, जिसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो एडीपी में फास्फेट मिलता है तब हमारा एटीपी बनता है, पी फॉर फास्फेट। और वहीं अगर बात करें, आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में उत्पाद, श्वसन उत्पाद क्या होता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। और वहीं पेशीय कोशिकाओं में क्या होता है, तो लैक्टिकल अम्ल और ऊर्जा होता है। और वहीं अगर देखें ऑक्सीजन हम लोग में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल होता है और ऊर्जा होता है। आगे दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो नासिका छिद्र भाग लेते हैं। उनका मूल काम होता है नासिका बेसेम को खोलना और वायु को शरीर में प्रवेश करवाना। उसके बाद होता है स्वर तंत्र, जिसको लैरिंक्स, जो गले में एक गुड्ढे जैसा होता है लैरिंक्स, इसका काम होता है ग्रसनी के बाद एक छोटी रचना होती है और यह ध्वनि भी उत्पन्न करता है। और वहीं अगला होता है जो ये आगे जाके बढ़ जाता है, श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह संपूर्ण लंबाई में उपस्थित एक वलय के जैसा होता है बहुत सारा, और वलय दीवारों को मजबूती प्रदान करता है जिससे पिचकने से बचता है। वो कौन होता है? ट्रैकिया। उसके बाद होता है श्वसनिया, जो ट्रैकिया को विभाजित होकर 2 श्वसनियों में बांट देती है, मतलब इस टाइप का होता है, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकिया है और ये आपका जो है वो श्वसनिकाएँ हैं। उसके बाद वो जो होते हैं ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएँ, ये फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसनिया और श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। आगे अगर देखें तो फेफड़ा क्या करता है दोस्तों, तो वक्ष गुहा को स्थिपंज जैसी संरचना होती है, स्पंजी संरचना होती है। सबसे पहले तो फेफड़ा कैसा होता है? स्पंजी संरचना, जिसमें कोई चीज़ हम डाल सकते हैं, ठीक है। असंख्य वायुकोश या कुपिका से बनी होती है और वायुकोश में गैस जैसे O2 और CO2 का आदान प्रदान होता रहता है। अब अगर दोस्तों देखें कि जैव प्रक्रम में अगला नंबर आता है परिवहन का। श्वसन में क्या होता है आप समझ गए होंगे, कौन कौन सा भाग लेता है और इसका रचना कैसा है। उसके बाद क्या है दोस्तों? परिवहन। तो पादप में जो परिवहन होता है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है और केवल जड़ से तना की ओर और मृत कोशिकाओं में, तथा फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थ का सभी दिशाओं में करता है और ये केवल नीचे की ओर ही करता है, और ये जीवित कोशिकाओं में भी होता है। आगे अगर देखें जंतुओं में कैसे होता है, तो जंतुओं में जैसे मनुष्य में हम देख लेते हैं पहले। तो मनुष्य में जो ये परिवहन का काम है वो रक्त का है। तो पहले रक्त के बारे में जान लेते हैं। रक्त को रुधिर भी कहा जाता है। रक्त को क्या कहा जाता है? रुधिर, जिसमें मूल रूप से प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग है, मतलब जो उसको चिपचिपा बना के रखता है वो क्या है? प्लाज्मा है। लाल में RBC होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होता है। और श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन लाल रंग में होता है और ऑक्सीजन का वहन करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो रक्त ऑक्सीजन को रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और वहीं अगर WBC की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो ये रंगहीन होता है और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा जो इसमें होता है वो प्लेटलेट्स होता है। रक्त में और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, जो रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। तो आप समझ गए होंगे परिवहन अंग के तौर पे परिवहन माध्यम कौन है? रुधिर है। और रुधिर में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, RBC, है ना, प्लाज्मा होता है, RBC होता है। अगर देखें तो क्या क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है, RBC होता है ना, RBC, प्लाज्मा, WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। आप याद रखें, ठीक है, जो कि रक्त का थक्का बनाता है। अगर रक्त वाहिनियों की बात करें, जो रक्त को धोता है, तो वो कौन कौन है? धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ।
तो ये क्या होता है, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। कहाँ से, हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। और शिराएं क्या होती है, ऑक्सीजन रहित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको हृदय तक लेके जाती है। वहीं कोशिकाओं की बात करें तो ये क्या होता है, महीन एक स्तरीय होता है और ये परागम्य होता है। वहीं हृदय क्या है, एक पेशीय अंग है दोस्तों। अब हम लोग हृदय की बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि हृदय क्या है। हृदय में 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक बायां अलिंद और एक बायां निलय, और मतलब 4 कोष्ठकीय होता है, और दायां अलिंद और दायां निलय। तो अब देख लेते हैं कि सब किसका किसका क्या कार्य है। फेफड़ा से बायां अलिंद क्या है, फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त बायां अलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा आता है। फेफड़ा से कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है, और उसके बाद बायां निलय में जाता है। और बायां निलय में क्या होता है, बायां अलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां निलय में आकर शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी द्वारा जाता है। और दायां अलिंद में क्या होता है दोस्तों, तो शरीर के विभिन्न भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त दायां अलिंद में महाशिरा द्वारा जाता है। और वहीं अगर देखें कि दायां निलय में क्या होता है, तो ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन जिसमें नहीं है, रहित रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में आ जाता है। और इस प्रकार से फुफ्फुस धमनी द्वारा ऑक्सीजनीकरण हेतु फेफड़ा में जाता है। और इन सारी क्रियाओं में, इन सारे चक्रों में क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। लसिका, ऊतकों के बीच जो स्थिर द्रव होता है उसे लसिका कहते हैं। ये मूल रूप से WBC और प्लाज्मा का बना होता है और पोषक तत्व तथा हार्मोन का वहन करता है ये। अब है दोस्तों उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या है कि जंतुओं में उत्सर्जन ये किस प्रकार से होता है एवं पादपों में उत्सर्जन। तो पहले हम जान लेते हैं जंतुओं में उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग के बारे में। एक कोशिकीय जीव में तो एक ही कोशिका है तो उत्सर्जन पूरे शरीर की सतह से होता है, जैसे अमीबा। वहीं जटिल बहुकोशिकीय में, जैसे मनुष्य में अगर देखें तो इसके लिए विशिष्ट अंग हैं। और वो कौन से अंग हैं दोस्तों, तो वो अंग है वृक्क, जिसमें मूत्र बनता है। मूत्र वाहिनी मूत्र का वहन करता है, मूत्राशय मूत्र को इकट्ठा होता है, और मूत्र मार्ग क्या करता है, मूत्र को बाहर करता है। तो ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा वहन अंग। वहीं उत्सर्जी पदार्थ के तौर पे देखें तो उत्सर्जी प्रक्रम में उपापचयी क्रियाओं द्वारा जनित हानिकारक वर्ज्य पदार्थ, जो उत्सर्जी पदार्थों में जहाँ अलग होते हैं, वहीं CO2 फुफ्फुस से रुधिर में अलग होता है। वहीं नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ वृक्क में आधारी है, यूरिया या यूरिक अम्ल निस्संदन द्वारा अलग होता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी जो चयनित पुनर्वेशंस है, अमीनो अम्ल और लवण, ये भी हमारा एक क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। एक चीज़ और, वृकाणु जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, ये वृक्क की सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब है दोस्तों पादप में उत्सर्जन। तो उत्सर्जी पदार्थ एवं उत्सर्जन का तरीका, तो जो CO2 है वो रंध्रों एवं बाह्य रंध्रों द्वारा निकलता है। O2 जो है रंध्रों और बाह्य रंध्रों, और जल रंध्रों और बाह्य रंध्रों से निकलते हैं। मृत कोशिकाओं से बने ऊतक जो विभिन्न समय परिस्थितियों में जैसे जैसे पत्तियां गिरती है वैसे वैसे ये निर्माण होते हैं। रेजिन एवं गोंद ये जाइलम में संचित हो जाते हैं और फिर वो उत्सर्जित होते हैं। अब है दोस्तों ये आपका छठा पार्ट था। पूरा का पूरा पार्ट अगर देखिए तो बहुत कम समय में हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। आपका काम है कि पूरे NCERT को जाके रिव्यू करें, और हमारा जो NCERT रिव्यू वीडियोज है उसको जाके देखें, और उसके बाद हमारे लाइव क्लास को देखें। आपका पूरी तरह से बायोलॉजी कंप्लीट होगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले नए कॉन्सेप्ट मैप के साथ। गुड लक दोस्तों। इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर जोड़ सकते हैं।